नमस्कार, मैं हूं अजय। शुरुआत बस हाईजैक मामले से आ रही बड़ी अपडेट के साथ करते हैं। हाईजैक में शामिल गाड़ी का पता चल गया है। प्रदीप गुप्ता की तस्वीर भी अब सामने आ गई है। तस्वीरों में दिख रहा ये वही मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता है जिसने आज बस को हाईजैक किया था। और वो गाड़ी मिली है जो आरोपी प्रदीप गुप्ता के पार्टनर के चाचा की गाड़ी बताई जा रही है। गाड़ी में ही बैठकर 5 आरोपी गए थे। इसमें से एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव भी निकला है। मलपुरा इलाके में हाईवे पर बस को हाईजैक किया गया था। आरोपी प्रदीप गुप्ता की तलाश अभी भी जारी है, मगर प्रदीप गुप्ता की तस्वीर और ये गाड़ी जिसका इस्तेमाल बस को हाईजैक करने के लिए किया गया था, अब दोनों सामने हैं। तो पुलिस बेहद करीब इस पूरे मामले को सुलझाने के। बस हाईजैक मामले में यह बड़ी कामयाबी मिली है। काफी तेजी से पुलिस ने काम किया है। कुछ ही घंटों के भीतर मुख्य आरोपी की तस्वीर भी सामने है और वो गाड़ी भी बरामद हो चुकी है जिसका इस्तेमाल किया गया था। गाड़ी के मालिक का भी पता चल चुका है। यानी सारे लोग अब सामने हैं पुलिस के। बस उनकी तलाश में पुलिस अब दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है और जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता की यह तस्वीर है जिसने ये पूरी साजिश रची थी। इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया था जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है और इसी बस को हाईजैक किया था बड़े ही शातिराना तरीके से, ये कहकर कि बस के पैसे, लोन के पैसे, किस्तें नहीं आ पा रही, ईएमआईज नहीं आ पा रही हैं, इसलिए हम बस को सीज करने आए हैं, ले जाने आए हैं। और इसी नाम पर पुलिस को भी चकमा दे दिया इन्होंने। और उत्तर प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मणों को लेकर राजनीति चरम पर है। इस बीच ज्ञानपुर के दबंग विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तार होती ही उनके सताए हुए लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात है कि इसे लेकर दबंग विधायकों में सताए लोगों में आम लोग ही नहीं बल्कि उनके इलाके के विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। किसी के भाई की हत्या करवाई गई थी तो किसी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। भदोई के वर्तमान विधायक रविंद्रनाथ तिवारी को 6 महीने पहले विजय मिश्रा जिलाधिकारी के सामने जान से मारने की धमकी देते हुए उपचुनाव करवाने की भी धमकी दी थी। रविंद्रनाथ तिवारी ने इस मामले में सीएम योगी से मिलने का समय मांगा है। ज्ञानपुर से विधायक रहा, भदोई से सांसद रहा, लेकिन 2002 में यही विजय मिश्रा हमारे सगे छोटे भाई की हत्या किया। ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हुई। दूसरे सगे छोटे भाई पर गोलियों से छलनी किया, किसी तरह से उनकी जान बच पाई। वर्षों तक दवा चली, आज भी चल रही है। वो दुर्दांत अपराधी है। अगर उत्तर प्रदेश के टॉप 5 लोगों की बात की जाए तो उसमें विजय मिश्रा है। ये जो खर्रा लेके बैठे हुए विजय मिश्रा के खिलाफ क्या 1980 में हमारे सगे बड़े भाई सिविल सर्जन थे, उनकी हत्या कर दिया था और हमारे ऊपर कई बार जानलेवा हमला किया, हमारी गाड़ी जला दिया, ये सब किया और लगातार हमारे ऊपर प्रयास करता रहा। और हमारे पास सूची भी जो है वो 14 हत्या का मुलजिम है जिसमें 10 हत्या ब्राह्मणों का है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंद्रनाथ तिवारी जी हैं जो वर्तमान विधायक भी हैं। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, किसी के भाई की हत्या करवा दी गई। आपकी शिकायत क्या थी विजय मिश्रा से? देखिए, जनपद भदोही में लगभग 3 दशक से विजय मिश्रा का अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार भी पूरा चरम सीमा पे रहा और इसके डर पे ये लगातार 3 बार सपा से विधायक रहे। और ये सपा से विधायक रहे तो उस समय भदोही जनपद में जितना अन्याय, अत्याचार ब्राह्मणों पे, केवल एक विशेष जात विशेष के केवल ब्राह्मणों के लोगों पे तमाम मुकदमे दर्ज कराने का काम विजय मिश्रा ने किया। फर्जी मुकदमे दर्ज हुए। आज योगी आदित्यनाथ महाराज जी के जब इनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनपद भदोही में चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो एक भी ब्राह्मण के ऊपर तमाम ये कोशिश किया कि हम फर्जी मुकदमे दर्ज कराएं, लेकिन एक भी फर्जी मुकदमा नहीं करा पाया। तो क्या खुद को बचाने के लिए बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं?
देखना होगा। मगर कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज श्लोक के जरिए 2 ट्वीट किए और बाद में अखिलेश यादव ने श्लोक का जवाब शायरी से दिया। सरकार के दावों पर तंज कसा। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि यूपी में अराजकता स्वीकार नहीं है। सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूली सुनिश्चित की जाएगी। नया उत्तर प्रदेश है, उपद्रवियों से सख्ती से पेश आएगा। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में लिखा कि एक बार तो रख कर तोलना पहले सच की तराजू पर, कहीं तेरा सजा देना किसी को तेरा गुनाह न कहलाए। और उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की एनकाउंटर पॉलिसी का असर दिख रहा है। नए आंकड़ों के मुताबिक क्राइम के ग्राफ में गिरावट आ रही है। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस की सख्त रणनीति का असर दिखने लगा है। पिछले सालों के मुकाबले 2020 के शुरुआती 7 महीनों के क्राइम ग्राफ में काफी गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक 2020 के पहले 7 महीनों में डकैती के सिर्फ 38 केस दर्ज किए गए, जबकि 2019 में 68 और 2016 में ऐसे 149 केस दर्ज हुए थे। वहीं 2020 में हत्या के 2032 मामले सामने आए, जबकि 2019 में 2204 और 2016 में राज्य में 2762 हत्याएं हुई थी। इसी तरह लूट के 792 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में लूट के 1379 और 2016 में 2282 केस दर्ज हुए थे। महिलाओं के खिलाफ रेप जैसी वारदात में बेहद कमी रिकॉर्ड की गई है। 2020 में अब तक रेप के 1216 केस दर्ज किए गए, जबकि 2019 में 1692 और 2016 में 1982 रेप के मामले सामने आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर भी अंकुश के कड़े निर्देश दिए हैं। इटावा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आरएलडी नेता तेज प्रताप यादव के साथ इटावा सफारी पार्क घूमने पहुंचे। आरजेडी नेता दरअसल तेज प्रताप के साथ पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इटावा का लॉयन सफारी हमारे लिए गर्व की बात है। बना था और आगे जाए, क्योंकि जिस समय ये शुरुआत हुई थी तो हजारों की संख्या में लोग आए थे। कम से कम एक स्थान ऐसा बन गया जहाँ परिवार के साथ आया जा सकता है और जो जानवर दुर्लभ है, देखे नहीं जा सकते, उनको एक जगह देखने का मौका मिलता है। शेर जो जंगल का राजा है, उसका ये बहुत ही बड़ा सेंटर बना जा रहा है। मैं समझता हूँ देश का सबसे पहला सेंटर है जहाँ पर शेरों ने जन्म लिया है। इस जगह की पहचान किसी और वजह से थी, लेकिन आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि लायन सफारी इटावा के लिए एक गर्व की बात होगी। जिस तरह से शेर प्राइड है हमारा, इसी तरह इटावा के लिए लायन सफारी भी हमारे बहुत सम्मान की बात होगी। हमें उम्मीद है ये लायन सफारी दुनिया के मानचित्र पर दिखाई। इन्हीं बातों के बीच पत्रकारों ने एक मुश्किल सवाल कर दिया अखिलेश से, शिवपाल यादव को लेकर के, मगर अखिलेश ने रहस्य में चुप्पी साध ली। फिर कैमरे के सामने कहा हम अलग से बात करेंगे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शिवपाल को लेकर अखिलेश अभी अपने पत्ते खोलने के मूड में दिख नहीं रहे। सर 15 अगस्त पर शिवपाल जी का एक बयान आया सर एक छोटा सा सवाल मैं प्रेस करूंगा, आपसे अलग से बैठ के बात करूंगा। उन्होंने कहा सर सपाइयों को एकजुट करने के लिए कोई भी कुर्बानी देंगे, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? उस पर बैठ करके आप लोगों से बात करने का मौका मिलेगा और मैं खुद बुलाऊंगा आप सबको, लेकिन बीजेपी की हर चाल से सावधान रहना पड़ेगा। तो क्या आखिर वाली बात असली है क्या जो अखिलेश कहना चाह रहे हैं? क्या राजनीति सारी यहीं पर है क्या कि बीजेपी की हर चाल का जवाब देंगे? और क्या ये भी बीजेपी की चाल मान रहे हैं अखिलेश? यानी कि अभी बहुत दूरियां पटी नहीं है चाचा भतीजे के बीच। और ट्रिपल तलाक के खात्मे को 1 साल पूरे हो गए हैं और इसका असर भी यूपी में बड़े पैमाने पर दिख रहा है। यूपी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने में मिसाल कायम की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को रोकने में भी मिसाल कायम की है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने के बाद पहले 1 साल यानी 365 दिन में यूपी पुलिस ट्रिपल तलाक देने वाले 265 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जब से माननीय मोदी जी की सरकार ने ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बना दिया है और ये जो कुप्रथा थी इसको खत्म कर दिया है, इससे बहुत तेजी के साथ में गिरावट आई है। बहुत इसके जो परिणाम आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं।
कानून बनने के बाद पहले एक साल में पुलिस ने 3 तलाक के खिलाफ 1434 FIR दर्ज की। इनमें 50 की जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट भी लगा दी गई, जबकि 1000 से ज्यादा मामलों की जांच चल रही है। लेकिन जिन लोगों का मकसद इससे सियासी फायदा हासिल करना था, उन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाकर मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की और वो कहीं न कहीं अपने सियासी फायदे को हासिल करने में कामयाब भी रहे। कानून बनने के बाद यूपी में ट्रिपल तलाक के सबसे ज्यादा 183 मामले आगरा, मेरठ से 162, कानपुर से 133 और बरेली से 106 केस सामने आए। सीतापुर में 2 पक्षों में हुई फायरिंग, दोनों पक्षों में भैंस को लेकर विवाद हो गया। दोनों तरफ से यहां लाठी डंडे चल गए, फायरिंग तक की नौबत आ गई। तस्वीर सामने आई है जिसमें साफ तौर पे आप फायरिंग करता हुआ देख सकते हैं। एक शख्स को कई राउंड उसने फायरिंग की। गोलीबारी में एक शख्स के घायल होने की भी खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीलीभीत अमरिया थाना इलाके में आजकल एक तेंदुए का आतंक है। यह तेंदुआ आए दिन सड़क पर भी आ जाता है। कुछ दिन पहले इस तेंदुए का वीडियो वायरल हो चुका है और सड़क के किनारे बैठा फिर कुछ कार चालक इस तेंदुए को उस वीडियो में दौड़ते भी देख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर वन विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बहराइच के मोतीपुर थाना इलाके में 2 सांड आपस में भिड़ गए। व्यस्त सड़क के बीचों बीच सांडों का युद्ध शुरू हो गया। तस्वीरें मिहीपुरवा बाजार की हैं। सांडों की इस लड़ाई के दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आलम यह था कि लोग सांडों की लड़ाई छुड़ाने के लिए उन पर पानी डालते नजर आए, लेकिन सांड मानने वाले नहीं थे। भिड़े तो फिर अलग होने का नाम नहीं। इस दौरान हादसा भी हो सकता था। सड़क के बीचों बीच ये जंग चल रही थी। काफी देर तक अफरा तफरी मना रहा। 10 मिनट तक ये यहीं पर इसी तरह गुत्थम गुत्था रहे। और कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके के एक व्यापारी को धमकी भरा फोन आया, जिसमें व्यापारी से दूसरा शख्स 2 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। हैरत की बात यह है कि व्यापारी ने भी ऑडियो में रंगदारी मांगने वाले को उसी की भाषा में जवाब दिया। हेलो। अबे तुम टोपा पहुंचा दे हैं? अभी समझ रहे हो? क्या चाहते हो ये बताओ। अच्छा में क्या चाहते हो तुम? चाहते हैं फला जगह पे 1 लाख रुपया है। हाँ। कितना रुपया? मैं उठा लूंगा। कितना रुपया लेके आए? क्या? कितना रुपया लेके आए? 2 लाख रुपए के आना। कितना रुपया? 2 लाख रुपए। 2 लाख तुम्हारे बाप दे गए थे, तुम्हें अम्मा कर गई थी हमारे। नहीं तो तुम्हें उठा लेंगे जहाँ तुम उठा बताया चलो तुमको। रंगोली के स्टॉप चले आओ, उठा लो आके हमको। अकेले हैं अभी हम, बाद में आओगे दिक्कत है तुमको उठाने में। जी हाँ, तो कुछ इस अंदाज में व्यापारी ने जवाब दिया कि बोलते नहीं बन रही थी इस रंगदार की। और हरदोई के बिलग्राम कोतवाली इलाके में एक महिला ने घर में घुसकर मारपीट की, तोड़फोड़ और लूटपाट का आरोप भी लगाया। सीओ के मुताबिक 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। मामले में शांति भंग की कार्रवाई की गई है। बताएं कि बिलग्राम थाना इलाके के रहुला गांव निवासी महिला का आरोप है कि जो अपने घर में मौजूद थी, तभी पुरानी रंजिश के चलते उसके गांव के ही कुछ लोग घर में घुस आए और मारपीट करते हुए घर में तोड़फोड़ की। महिला का यह भी आरोप है कि इन लोगों ने घर की अलमारी तोड़ दी, सोने की चेन और 4500 रुपए नगद उठा ले गए। सारे लोग घुस के मारने लगे, घुस के हलमा करने लगे। सारे लोग सब घर में अलमारी गाड़ी है सब फोड़ देंगे, बक्सा तोड़ लिए। इसमें चैन रखी रही 10 तोला की, 10 ग्राम के रिवा उठा लिए। 4500 रुपया रखे रहे वही उठा लिए। अगर कौन कौन लोग थे हमलावर? सेमू हते, प्रदीप हते और तोता हते और रामनाथ हते। रहुला कस्बा बिलग्राम में ये 2 पक्षों में आपस में मारपीट हो गई थी। मौके पर पुलिस पहुंच करके दोनों पक्षों को ले आकर दोषियों के विरुद्ध 151 में
चालान किया और उन्हें जेल भेजा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले देखते हैं देश के लिए 2 मिनट। With all the health and safety concerns that COVID-19 has brought to the fore, it has also been a year of realization that even in adversity, there is hope. Even as millions battle the virus, even as the economy battles recovery, even as social distancing keeps us apart, all is not lost. Hope is certainly not lost. So how can we help out? How can we contribute towards the health of the underprivileged? How can we address the concerns of hygiene? How can we make efforts to ensure that our farmers reap the dividends in our path to recovery? These are some of the questions we want to address together with every citizen of India on Maggi, Desh ke liye 2 minute, ek choti si koshish. It's an initiative by Nestle in association with Network 18. नमस्ते दादी, कैसी हो? हाँ ठीक ही हूँ। आज तो एकदम फ्रेश सब्जी मिली है। और घर में सब ठीक? आप जैसे लोग हैं ना मदद करने के लिए। कुछ और चाहिए तो बताना। चलिए। सुनो, पैसे कितने हुए? अरे दादी, हम तो आपके बच्चे हैं। अच्छा, चलता हूँ दादी। जब किसी और की जिंदगी को छू जाएंगी, तेरी अच्छाइयाँ दूर तक जाएंगी। अरे हम भी तो आपके बच्चे हैं ना। तेरी अच्छाइयाँ दूर तक। जब आप 2 मिनट ठहर कर किसी के लिए कुछ करते हैं तो देश की उम्मीदों में नए रंग भरते हैं। आइए आप भी अपनी तरह से दीजिए 2 मिनट देश के लिए। I think we have taken the view of what a banyan tree does to the ground below, that we try and protect as much of the ecosystem as we can. It is as the theme for Desh ke liye 2 minute from Maggi is, it is a choti si koshish, but I think this choti si koshish is important zakah at this time by every single corporate entity, however big or small. It is this choti koshish that adds up to a big difference. उत्तर प्रदेश में कई नदियों में बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात हैं। सरयू और घाघरा के बढ़े जलस्तर ने कई गांवों को प्रभावित किया है। तराई इलाकों में नदियों का पानी खतरे के निशान के ऊपर है। कहीं बारिश से भी हालात खराब हो गए हैं तो कई इलाकों में पानी भर गया है। आपको 6 जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरदोई, वाराणसी, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, गोंडा और बागपत की ये तस्वीरें हैं जहां पानी से इलाके जलमग्न दिख रहे हैं। क्या घर, क्या रास्ते, सब एक। लोगों के लिए आना जाना मुश्किल है, घर से निकलना दूभर है। घर के आसपास पानी ही पानी। पश्चिमी यूपी और तराई के इलाकों में भी बाढ़ और बारिश से जिंदगी बेहाल है। आपको दिखा रहे हैं हम गाजियाबाद, हापुड़, गोरखपुर, बहराइच, शाहजहांपुर, मथुरा की ये तस्वीरें। तो साफ है पश्चिम से पूरब तक एक सी तस्वीर बारिश और बाढ़ ने जो पैदा की है। मथुरा शहर में देखिए कैसे सैलाब से उमड़ पड़ा है बारिश के बाद। शाहजहांपुर में भी यही है आलम। बहराइच चले जाइए, वहां भी एक ही तस्वीर। और गाजियाबाद, एनसीआर से सटे, दिल्ली एनसीआर से सटे गाजियाबाद में देखिए क्या आलम है। सड़क पर लबालब पानी। हापुड़ में भी यही हाल है और गोरखपुर में खेत डूबे पड़े हैं। तो यूपी के तराई वाले कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से हालांकि नीचे बह रही हैं, लेकिन बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रयागराज में गंगा और यमुना 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। इनका जलस्तर बढ़ रहा है और इस वजह से पक्के घाटों और संगम जाने वाले रास्ते पर पानी भरने लगा है। धीरे धीरे गंगा जी अपना धीरे धीरे प्रवेश आ रहा है, धीरे धीरे पानी का। धीरे धीरे हम लोग अपना घाट ले जाकर ऊपर तरफ लगा रहे हैं। अभी कल घाट यहाँ पर था बगल में, आज हम लोग अपना घाट यहाँ पर लाए। इसी तरह धीरे धीरे घाट चल रहा है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। जो तटीय इलाके हैं, इसके साथ साथ ऐसे गांव जो गंगा और यमुना नदियों के किनारे बसे हैं, वहां पर जिला प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो बाढ़ चौकियां स्थापित की गई है, वहां से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और लोगों को गहरे पानी की ओर न जाने की भी सलाह दी गई है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और सीतापुर में वन दारोगा की गुंडई सामने आई है।
वन दारोगा ने अपने साथियों के साथ मिलकर लकड़ी काट कर आ रहे एक मजदूर की डंडे से पिटाई कर दी। मजदूर का पैर टूट गया। मामले को लेकर मजदूर ने थाने में मुकदमा दर्ज कराए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस मेडिकल कराकर कार्रवाई करने की बात कह रही है। पूरा मामला लहरपुर कोतवाली का है। तो वो रुकाए लेन और सब लोग उतरे और वो आए कि हाँ एक जने वर्दी पहले रहे और 2 जने ऐसे रहे, 4 लोग सब रहे। तो वो 2 जने हमारे डंडा बाहर मारे लगे और एक डंडा हमारे पैर पर मार देन टूट गया। शाहजहांपुर में फॉरेस्ट गार्ड बनकर ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी का नाम सतनाम है, जो फर्जी फॉरेस्ट गार्ड बनकर ठगी कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से वर्दी, नेम प्लेट और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी बरामद किया है। इस साजिश में 3 फरार उसके साथियों की तलाश भी की जा रही है। मामला थाना खुटार इलाके का है। यहां की पुलिस की टीम ने सतनाम सिंह को गिरफ्तार किया है, जो वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड से रिटायर हुए साबिर अली के साथ मिलकर ठगी का काम करता था। सतनाम सिंह नाम के व्यक्ति को आज पकड़ा गया है। इस व्यक्ति से जो हमें बरामद हुआ वो फॉरेस्ट जो विभाग की वर्दी भी इसके द्वारा यूज की जा रही थी। ये पहन के लोगों को वहां से ठगी करता था। इसके सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिया है। पूरे मामले पर आज न्यूज 18 के आर पार शो में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी जुड़े। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया न होता तो 14 जून को इस दुनिया से चला गया बिहार का बेटा सुशांत राजपूत 6 दिन के अंदर न्यूज से गायब हो गया होता। ये जो मीडिया ट्रायल हुआ ये बंद होना चाहिए। ये जो मीडिया ट्रायल हुआ, जो मीडिया ने इतना कुछ रिपोर्ट करा, वो बंद हो जाना चाहिए। आप मीडिया के रोल के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मीडिया रायल को अगर मैं तो एक ही लाइन में अपनी प्रतिक्रिया दूंगा कि अगर मीडिया नहीं रहता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो 14 जून को जो यहां से इस दुनिया से चला गया वो बिहार का बेटा 20 तारीख तक 6 दिन के अंदर ये न्यूज से बाहर था। मुंबई में भी 20 तारीख के बाद किसी अखबार में और किसी न्यूज में कोई उसका न्यूज नहीं था। आज मीडिया का ही योगदान है और सिर्फ मीडिया का योगदान है कि इतने लोगों की संवेदना इसके साथ जुड़ी और आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि अब ये उम्मीद बनी है कि इसमें न्याय हो जाएगा। जारी है यह खबरों का सिलसिला।